हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 60। नवीन और निशी हैरानी से अपने सामने बैठी सारिका को देख रहे थे। सारिका के होठों पर एक प्यारी और शांत मुस्कान थी। निशी कभी सीरीज में काम करना नहीं चाहती थी। ये सुनकर नवीन ने हैरानी से निशी को देखा और निशी मन ही मन परेशान थी कि सारिका को इस बारे में कैसे पता। नवीन सारिका के पास आया तो सारिका ने उसे कैबिन में पड़े सोफे पर बैठने को कहा और खुद भी उठकर वहां चली आई। निशी हैरान परेशान से अपनी जगह पर खड़ी थी। सारिका ने देखा तो निशी से कहा, निशी तुम भी आओ, वहां क्यों खड़ी हो? निशी आकर नवीन के बगल में बैठ गई। नवीन ने एक नजर निशी को देखा और फिर सारिका की तरफ पलटकर कहा, मैडम आपको कोई गलतफहमी हुई है। निशी ने खुद मुझसे कहा है कि वो सीरीज में काम करना चाहती है। निशी कभी सीरीज में काम करना नहीं चाहती थी नवीन, ये तो उसने वंश की वजह से चुना, सारिका ने कहा। नवीन ने सुना तो और ज्यादा हैरान हो गया और कहा, ये आप क्या कह रही हैं? निशी वंश के लिए सीरीज में काम क्यों करेगी? सारिका कुछ देर शांत रही और फिर कहने लगी, नवीन हम घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे। वंश और निशी एक दूसरे को पसंद करते हैं और आई थिंक कि ये रिश्ता सिर्फ पसंद तक सीमित नहीं रह गया है। निशी एक होनहार लड़की है और पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है। इसे अकाउंट्स और मार्केटिंग में दिलचस्पी है और तुम्हारी तरह ये भी हमेशा से बिजनेस में आना चाहती थी, लेकिन मोहब्बत जो न कराए वो कम है नवीन। निशी तो नजरें नीचे किए चुपचाप सुन रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सारिका नवीन के सामने ये सब कहेगी। सारिका के मुंह से निशी और वंश के रिश्ते की बात सुनकर नवीन को इतनी हैरानी नहीं हुई जितनी निशी के सीरीज में काम करने को लेकर हुई थी। नवीन सारिका की तरफ देखने लगा तो सारिका आगे कहने लगी, मोहब्बत ही तो थी नवीन जिसने हमें मुंबई छोड़कर बनारस जाने के लिए मजबूर कर दिया। निशी के साथ भी वही हुआ है। वंश के साथ रह सके, उसके आसपास रह सके, ये सोचकर निशी ने सीरीज ज्वाइन कर ली। पर हम नहीं चाहते वंश के लिए निशी अपने सपनों को भूल जाए, इसलिए हमने निशी को एक मौका दिया है हमारी कंपनी में अपनी काबिलियत साबित करने का। रही बात वंश और निशी के रिश्ते की, तो आज शाम हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुमसे और मेघना से निशी का हाथ मांगने। निशी ने सुना तो उसका मन तो खुशी से झूम उठा। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सारिका इतनी आसानी से उसके और वंश के रिश्ते के लिए मान गई है। उसका दिल किया अभी अपनी जगह उठे और हवा में उछलकर अपनी खुशी जाहिर करें, लेकिन निशी ने खुद को रोक लिया और नवीन के बोलने का इंतजार करने लगी। सारिका ने नवीन को खामोश देखा तो प्यार से कहा, क्या हुआ नवीन, क्या आपको हमारी बात पसंद नहीं आई? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। वंश के लिए निशी का रिश्ता करके आपने मुझसे बस थोड़ा उलझन में डाल दिया है, नवीन ने कहा। कैसी उलझन नवीन? सारिका ने पूछा। मैडम आप इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं और मैं एक मामूली बिजनेसमैन। सर भी बनारस में अच्छी पोजीशन पर है। इन बड़े संपन्न घर में निशी का रिश्ता करना, आप हमेशा मेरे लिए मालकिन रही है मैडम, मैं आपसे रिश्ता कैसे? नवीन ने इतना ही कहा और सारिका ने उसकी बात बीच में काटकर कहा, किस जमाने में जी रहे हो नवीन? क्या हमने कभी आपके साथ मालकिन जैसा बर्ताव किया है? अगर हम आपकी तरह सोचते तो आज शिवम जी हमारी जिंदगी में नहीं होते। हमने उन्हें तब चुना था जब उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी दौलत थी और वो थी हमारे लिए मोहब्बत। निशी और वंश भी एक दूसरे को पसंद करते हैं नवीन, और हम नहीं चाहते कि जैसे हमने या आपने अपना प्यार पाने के लिए मुश्किलों का सामना किया, वैसे हमारे बच्चे भी करें। हमें निशी पसंद है नवीन, अब आगे का फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं। नवीन ने देखा सारिका ने बच्चों के रिश्तों में अपनी दौलत की दीवार को बीच में आने नहीं दिया। उसने हामी में सर हिला दिया तो सारिका ने मुस्कुराकर कहा, हम आज शाम वंश के साथ घर आते हैं, अभी हमें थोड़ा काम है, आप अपना ऑफिस संभालिए। और निशी? जी आंटी, निशी ने कहा, कल से ऑफिस आना शुरू कर दो, ये पूरा हफ्ता हम यहीं हैं। मुंबई में तो सभी ज़रूरी काम हम तुम्हें समझा देंगे, उसके बाद नवीन तो है ही, वो तुम्हें ये सब सिखा देगा और उसके बाद तुम्हें ही ये सब संभालना है। तो कल सुबह 10 o'clock। सारिका ने सधे हुए स्वर में कहा, ठीक है आंटी, थैंक यू। निशी ने कहा, माय प्लेजर। सारिका ने उठते हुए कहा और अपनी टेबल की तरफ चली गई। नवीन उठा और निशी के साथ कैबिन से बाहर जाने के लिए बढ़ गया।
निशी के मन में अभी भी किसी बात को लेकर उथल पुथल थी। नवीन के साथ चलते चलते वह पलटकर सारिका के पास आई और धीमे स्वर में पूछा, आपको कैसे पता कि मैं सीरीज में काम करना नहीं चाहती थी? सारिका मुस्कुराई और उसी धीमे स्वर में कहा, वो जो घर पर तुम्हारा चिरकुट है ना, उसके पेट में कोई बात नहीं टिकती और वो अपनी मां से कुछ नहीं छुपाता। निशी ने सुना तो मुस्कुराई और सारिका के गाल पर किस करके कहा, थैंक यू। निशी दरवाजे की तरफ बढ़ गई और सारिका मुस्कुराते हुए अपने लैपटॉप पर काम करने लगी। एक मेल टाइप करते हुए सारिका के जहन में ख्याल कौंधा और उसकी उंगलियां धीमी पड़ गई। वंश और निशी एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमने अकेले ही उनकी शादी का फैसला कर लिया। हमें शिवम जी से बात करनी चाहिए थी। नहीं, अगर हमने शिवम जी को इस बारे में बताया तो वो मना कर देंगे, क्योंकि वो पहले ही बाबा को वचन दे चुके हैं। लेकिन उनके वचन देने से क्या होता है? जब मुन्ना और काशी को अपनी मर्जी से अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का हक है, तो वंश को क्यों नहीं? हम वंश के साथ ये अन्याय नहीं होने दे सकते। बाबा वंश के लिए कोई लड़की पसंद करे, इससे पहले हमें सबके सामने निशी और वंश के रिश्ते को उजागर करना होगा। बहुत देख चुके मोहब्बत में अग्नि परीक्षाएं, अब सबको सबका प्यार मिलेगा, सारिका ने खुद से कहा। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और वही पुरानी सारिका झलक रही थी जिसने कभी गलत सहन नहीं किया। पुलिस स्टेशन बनारस। हम कितनी बार कहें कि हमने मुन्ना पर गोली नहीं चलाई है, तो वो हमारी बात का विश्वास काहे नहीं कर रहे? इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठे भूषण ने झुंझलाकर सामने बैठे शक्ति से कहा, भूषण, हमने अपनी आंखों से तुम्हें मुन्ना पर गोली चलाते देखा है और जो बंदूक मिली है उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है, इसलिए हमसे चालाकी करने की कोशिश मत करो। हमें यह बताओ कि तुमने मानवेंद्र मिश्रा पर गोली क्यों चलाई? क्यों मारना चाहते थे तुम उसे? बताओ हमें। शक्ति ने कठोरता से कहा, हाँ, हम मुन्ना को मारना चाहते थे लेकिन मार नहीं पाए। वो साला मुन्ना हमेशा हमारे बीच में आया है। उसके और हमारे बीच दुश्मनी आज से नहीं है। एक ही दोस्त था हमारा, राजन, उसको भी वो मुन्ना हमसे छीन लिए। बचपन से हम बनारस में विधायक बनने का सपना देखे रहे हैं और आज जब युवा नेता बनने का वक्त आया तो जे भी वो मुन्ना हमसे छीन बैठे। हम उसे मारना चाहते थे लेकिन हमने उस पर गोली नहीं चलाई। हमरा विश्वास करो, हम सच कह रहे हैं, भूषण ने कहा और कहते कहते मायूसी उसके चेहरे पर झलमलाने लगी। शक्ति ने भूषण की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। शक्ति को मुस्कुराते देखकर भूषण के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। शक्ति ने टेबल पर रखा छोटा सा कैमरा उठाया और कहा, तुमने खुद अपने ही मुंह से अपने लिए बयान देकर हमारा काम और आसान कर दिया। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे। इंस्पेक्टर आया और भूषण को हथकड़ी पहनाकर वहां से ले गया। शक्ति के सामने से गुजरते हुए भूषण ने जलती आंखों से उसे देखा और कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो शक्ति, हम झूठ नहीं बोल रहे। ले जाओ इसे, शक्ति ने कठोरता से कहा और इंस्पेक्टर भूषण को वहां से लेकर चला गया और शक्ति भी पुलिस स्टेशन से निकल गया। उसे अब मुन्ना से मिलना था और जानना था कि आखिर मुन्ना ने राजनीति में कदम क्यों रखा। मुरारी का घर बनारस। अरे वाह कृष्णा, तुम्हारे हाथ का स्वाद तो बढ़ गवा है। चिकड़ी तो बहुत ही स्वाद बनी है, थोड़ी और दो, डाइनिंग पर बैठी आई ने कहा। तारीफ सुनकर कृष्णा मुस्कुरा उठा और आई की प्लेट में कड़ी परोसी। अरे आई, आप जो कड़ी पर पिघल गई। किसी दिन कृष्णा के हाथ से बना मलाई कोफ्ता खिलाएंगे आपको, उंगलियां चाटती रह जाएंगी आप। आई के बगल में बैठे मुरारी ने खाते हुए कहा, अरे अब तो मुन्ना की दुल्हनिया के हाथ से बना खाई है मुरारी। कहा मुन्ना, खाना वाना बनाना आता है ना तुम्हारी गौरी मैडम को, कि अनु के जैसन हमों सिखाएं। आई ने मुरारी से कहा और फिर पलटकर मुन्ना से पूछा। मुन्ना सोफे पर बैठा अपना खाना खा रहा था। जब भी उसकी शादी की बातें होती थी तो वह शर्मा जाता था। आई की बात का मुन्ना बेचारा क्या जवाब देता। उसने आई को देखा और शर्मा कर गर्दन झुका ली और अपना खाना खाने लगा। अरे आई, गौरी को खाना बनाने की क्या जरूरत है? अभी तो इस घर में कृष्णा है, मैं हूं। अब थोड़े ना शादी के बाद रस्म के नाम पर आप गौरी से खाना बनवाएंगी जैसे मुझसे बनवाया था, अनु ने हंसते हुए कहा। हाँ अनु बिटिया, तब जमाना और था, अब कौन जे सब रस्में करता है। क्यों कावेरी, गौरी जे घर में आई है तो वो भी काशी मुन्ना वंश के जैसन बच्ची ही रही है। नई बहू को तो उसकी सास, बड़ी सास, दादी सास बनाकर खिलाएंगी। हरे हो के खाना बनाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है।
बाबा ने अनु की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। आई ने सुना तो बाबा की तरफ पलटी और कहा, काहे जमाना कितना भी बदल जाए शिवा के बाबा, रस्में नहीं बदली है। जौन रस्म सारिका बिटिया किए रही, अनु बिटिया किए रही, वो आने वाली बहू भी निभाई है। अरे चिंतियाओ नहीं आई, गौरी बहुत स्मार्ट लड़की है, वो आपकी सारी रस्में यूं चुटकियों में कर देगी। मुरारी ने अपनी होने वाली बहू की साइड लेकर कहा। हाँ मुरारी, हम भी देखी हैं कितना स्मार्ट है मुन्ना की दुल्हनिया। अनु के बखत माँ तो तुम मदद किए रहे, देखते हैं गौरी की मदद मुन्ना करता है कि नहीं। आई ने कहा। मुन्ना अपना खाना खा चुका था, इसलिए प्लेट लेकर डाइनिंग की तरफ चला आया और प्लेट कृष्णा को देकर आई के पीछे आया और कहा, डोंट वरी आई, हम आपकी साइड हैं। हम छुपकर गौरी की मदद नहीं करेंगे, जैसे पापा ने माँ की मदद की। आई ने पलटकर दूसरे हाथ से मुन्ना का गाल छुआ और मुरारी से कहा, देखा मुररिया, इसे कहते हैं असली मर्द। मुन्ना वहां से चला गया तो मुरारी ने कहा, तो हमों का औरत हैं, और मुन्ना जो कहे ना ओका मतलब आप समझी नहीं। ओका मतलब था कि वो गौरी की मदद हमारी तरह छुप कर नहीं बल्कि सबके सामने करे हैं। आई ने सुना तो सीढ़ियों की तरफ जाते हुए मुन्ना को देखा और कहा, का रे मुन्ना, अभी से मुरारी ज्ञान ले लिए तुम? मुन्ना ने पलट कर आई को देखा और हंसते हुए वहां से चला गया। आई ने वापस अपना ध्यान खाने में लगा लिया। मुरारी आई को छेड़ने का मौका मिल गया था तो उसने कहा, आई कड़ी और लो ना, बहुत ही अच्छी बनी है। शिवम किसी सोच में डूबा चुपचाप खाना खा रहा था। उसका ध्यान वहां मौजूद लोगों की बातों पर नहीं था। अनु ने शिवम को खामोश देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जीजू आप तो खा ही नहीं रहे, खाना अच्छा नहीं बना क्या? अनु की आवाज से शिवम की तंद्रा टूटी तो उसने चौंक कर कहा, नहीं, हमारा मतलब अच्छा बना है। हम बस मुन्ना और काशी की शादी के बारे में सोच रहे थे। 10 दिन बाद शादी है और समय कम है। अरे शिवम भैया, आप चिंता नहीं करो, हम सब बंदोबस्त कर देंगे। आप बस ये बताओ कि भाभी से बात हुई आपकी, वापस कब आ रही हैं वो? और वंश से भी कहो कि वो के साथ ही आ जाएं, यहाँ हमारी मदद हो जाएगी। मुरारी ने कहा, आज सुबह ही हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि वो 2 दिन में लौट आएंगी। शिवम ने कहा, अरे मुरारी, तुमने अपनी समधन से बात की? वे बनारस कब आ रही हैं? बहू की तरफ से आने वाले रिश्तेदारों के ठहरने का इंतजाम भी तो हमें ही करना है। अब शादी से पहले तो गौरी जे घर में रह नहीं सकती, तो बाहर ही कोई अच्छा गेस्ट हाउस बुक करवाए थे। बाबा ने कहा, बाबा गेस्ट हाउस की क्या जरूरत है? गौरी और उसका परिवार यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन वो लोग हमारे घर तो रह सकते हैं ना। बाकी मेहमानों के लिए शादी वाले दिन के लिए गेस्ट हाउस बुक कर देंगे। शिवम ने कहा, हाँ ये भी ठीक है। और काशी बिटिया कब तक आ रही है? उसकी शादी है और वही घर से गायब है। बाबा ने कहा, काशी अपने नाना जी और नानी जी के साथ ही आ जाएंगे बाबा। हमने वहां कहलवा दिया है, गाड़ी भेज दी है, कल शाम को वो लोग वहां से निकल जाएंगे। शिवम ने कहा और उसके बाद सभी खाना खाते हुए बातें करने लगे। शक्ति मुन्ना से मिलने पुलिस स्टेशन से सीधा मुरारी के घर चला आया। शक्ति अंदर आया तो देखा सभी घर वाले खाना खा रहे हैं। बाबा ने शक्ति को देखा तो कहा, अरे शक्ति बेटा, आओ आओ, बहुत तेज सही वक्त पर आए हो, आओ बैठो, खाना खाओ। कृष्णा, शक्ति के लिए भी खाना लगाओ। बाबा ने कहा। शक्ति ने अपने हाथ धोए और डाइनिंग की तरफ चला आया। अब चूंकि शक्ति घर का होने वाला दामाद था तो अनु ने उसे बैठने को कहा और खुद उसके लिए खाना परोसने लगी। शक्ति आकर बैठा और सबको नमस्ते किया। मुन्ना पर जिसने गोली चलाई थी वो पकड़ा गया ना शक्ति? क्या उसने कुछ बताया कि उसने मुन्ना पर गोली क्यों चलाई? शिवम ने पूछा। शक्ति ने शिवम की तरफ देखा और कहा, पापा, मुन्ना पर गोली भूषण ने चलाई थी और ये बस एक बदले की भावना के चलते चलाई। अभी वो पुलिस की हिरासत में है और जल्दी ही इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। शक्ति की बात सुनकर शिवम को थोड़ी राहत मिली, लेकिन मुरारी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 60। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी ही मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।